और ये संस्था क्या करता है कि दुनिया भर के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसका एक रैंक तैयार करता है कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है, उसके बाद कौन सा इस प्रकार से, है ना। और बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है रैंकिंग जो करता है, ऑब्वियसली उसका कुछ बेसिस रहता होगा, कुछ पॉइंट रहता होगा। तो पॉइंट क्या रहता है भाई कि यूनिवर्सिटी कितने नए कोर्सेज करवाता है, कितने टाइम पे करवाता है, कितने रिलेवेंट कोर्सेज करवाता है, ये सारी बातें। तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी एक्चुअली होता है इससे, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है दुनिया में, वो कौन से विश्वविद्यालय हैं जो सबसे बड़े हैं, और हमारे देश के अंदर जो है उनमें यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। तो स्टूडेंट इसमें हम टॉप यूनिवर्सिटी में अगर देखें तो पहला नंबर पे है एमआईटी। पहला नंबर में कौन है? एमआईटी। उसके बाद इस रैंक को अगर आप आगे लेकर जाओगे तो 20th रैंक पे है आईएसएम धनबाद। 20th रैंक पे कौन है? आईएसएम धनबाद। और जो आप आईआईटी, आईआईएम दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि देखते हो, ये सब 26, 7 और 8 नंबर पे। हाँ, 26, 7 एंड 8, 7th एंड 28। 26 नंबर पे कौन है भाई? तो आईआईटी दिल्ली। उसके बाद 27th नंबर पे है आईआईएम, ये अहमदाबाद। उसके बाद है आईआईटी बॉम्बे। आईआईएम क्या हुआ? कौन सा? जेएनयू नहीं, इधर टॉप में नहीं है। जेएनयू टॉप में किस में रहता है जानते हो? जो गवर्नमेंट करवाती है ना सर्वेक्षण, उसमें हमेशा टॉप पे आ जाता है। और आप लोगों ने एनआईआरएफ रिपोर्ट भी याद रखोगे, उसमें आईआईटी मद्रास टॉप में है। मतलब अलग से एक आपको मैं बता दूं, ये वाला लिख ही लेना यहीं पे एग्जाम में, ये सबसे रिलेवेंट है। गवर्नमेंट जो हमारी शिक्षा मंत्रालय वो रिपोर्ट जारी करती है, एनआईआरएफ। ठीक है। तो इसमें जो है पहला नंबर पे है आईआईटी मद्रास। एम स्टैंड फॉर मद्रास। हाँ, ये आपको सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन होगा। एक शिक्षा मंत्रालय जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो रिपोर्ट जारी करती है। साइड में ब्रैकेट के अंदर लिख लेना उसको। हाँ, एनआईआरएफ में टॉप में कौन है भाई? तो आईआईटी मद्रास। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद ना एक नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम लोग आएंगे, और नेक्स्ट रिपोर्ट होगा। अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मेरे टाइपिस्ट ने मोदी जी का फोटो इसमें क्यों लगा दिया है। टॉपिक और मोदी जी का इससे क्या लेना देना है भाई? कुछ लेना देना है क्या? टॉपिक देखो तो जरा, टॉपिक पढ़ो पहले। 2050 तक 44 करोड़ भारतीय हो सकते मोटापे के शिकार। तो फोटो आप लगा दिया मोदी जी का, बताओ। अब उसको हम एक दो बार सोचे कि पूछे उसको मैसेज करके कि भाई क्या है इसका मतलब। अच्छा, मोदी जी ने इसके बारे में बात किया था, और बात भी किए थे। और दूसरा क्या है, देखो अब भाई हम लोग है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। तो हम लोग वहां पे पढ़ते हैं कि इंडिया में जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतों का कारण हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारी गवर्नमेंट है। ऐसा नो, हमारा कंट्री कैसा है? इंडिया इज अ वेलफेयर नेशन। हमारा देश कैसा है? कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा पे है ना। हम लोग वेलफेयर नेशन है। अब वेलफेयर नेशन में ना सारा जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है। कल्याणकारी राज्य में सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? मोटापा का कारण कौन है? गवर्नमेंट। बाल झड़ने का कारण कौन है? शादी देर से हो रहा है उसका कारण कौन है? शादी टूट जा रहा है उसका कारण कौन है? समझ रहे हो कि वेलफेयर नेशन है भाई। तुम्हें एनेक्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कारण कौन है? हाँ, गवर्नमेंट। कान में बोल रही है मोदी जी। उधर देखो,
पॉलिटिकल एंटी वाले लोगों को तो मौका चाहिए तो मोदी जी को लपेट दिया जाए। और इंडिया में इलेक्शन जीतने के लिए ज्यादा वोट चाहिए भी नहीं होता, 38%, 36% वोट ले आओ, सरकार बन जाएगी तुम्हारी। मतलब इस ये मान के चलो कि 60% लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट के वोट किए हुए हैं। नहीं, यही ना डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे देश का। तो स्टूडेंट हम लोग अभी यहाँ पे डेटा को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाँ, कुछ बातें जिसको आप यहाँ पे नोट करोगे कि ये जो स्टडी किया गया है, ये जो रिपोर्ट आया हुआ है, ये रिपोर्ट है स्टडी बाय, एक स्टडी है स्टडी बाय लैंस, एक संस्था है जिसका नाम है द लैंसेट। डायरेक्ट एग्जाम में कोट होता है, बड़ा ऑथेंटिक रिपोर्ट रहता है इसका। तो उसके द्वारा जो है, एन नहीं होगा इधर, हाँ, द लैंसेट रिपोर्ट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इंडिया में 2021 में 21 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हुए हैं। मतलब अभी अगर पूछे इंडिया में कि कितने लोग, 2021 में 18 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। इंडिया की कितना पॉपुलेशन इस मोटापे से ग्रसित है भाई अभी वर्तमान में? तो अभी इंडिया, मतलब लास्ट रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे से ग्रसित हैं। और ये जो आंकड़ा है ये 2050 तक बढ़कर के होने वाला है, 2050 तक होने वाला है 44 करोड़, 44 करोड़, है ना। अब इसमें आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसमें लड़कियां ज्यादा मोटी हैं या लड़के ज्यादा, तो अनुमान लगाओ। 50 होगा। तो इसमें दोनों का आंकड़ा यहां पे दिया हुआ है, दोनों का आंकड़ा यहां पे दिया हुआ है कि महिला और पुरुष की आबादी कितना रहने वाला है। तो पहले लिखो महिला, फीमेल पॉपुलेशन क्या रहेगा, और दूसरे बाद में पुरुष, मेल पॉपुलेशन क्या रहने वाला है। स्टूडेंट चलिए, तो आप लोगों को तब तक अनुमान लगाने का मौका भी मिला हुआ है। बताइए ज्यादा मोटापा का शिकार कौन है, महिला या पुरुष? पक्का। देखो इसमें महिलाओं का जो रेट है स्टूडेंट, इट्स, अरे कितना बोतल रख दिया भाई, बांट दें। अब फिर तुम लोग दूसरे क्लास में बोलोगे अरे एसकेसी सर तो पानी का बोतल भी बांटते थे, आप तो बांटते ही नहीं है सर। इतने इसमें लड़कियों का आंकड़ा नहीं, ये मेल का आंकड़ा, सॉरी, इसमें 3 हो जाएगा, इट्स 23.2 करोड़, और इसमें हो जाएगा हमारा 21.8 करोड़। तो भारत में जो सबसे ज्यादा मोटापा है, ध्यान से समझोगे, इंडिया में जो सबसे ज्यादा मोटापा 2050 तक ऑब्वियसली किसका रहने वाला है, महिलाओं। किसका रहने वाला है, महिलाओं का। अब आपके मन में प्रश्न होगा भाई मोटापा है तो है, इससे क्या नुकसान है? आमतौर पे यही सवाल होता है ना लोगों का, लॉस क्या है भाई? मोटापा तो बड़ा व्यक्तिगत चीज है, नहीं हम मोटे भाई तो हम अपना भार उठा रहे तो दुनिया को क्या मतलब है। अब ये घटना है उत्तर प्रदेश का, मैं आपको बता रहा हूं, एक शादी समारोह था और उसमें एक आदमी गया, मोटा आदमी गया, तो उसको वहां पे लोगों ने बोल दिया मोटका। गोरखपुर की घटना है या इलाहाबाद की, गोरखपुर आई थिंक, हाँ। तो उसको वहां पे बोल दिया ना मोटका। अब आसपास का आदमी हंस दिया। अब आपको पता ही कि हंसना, मतलब उस हंसने पे तो महाभारत हो गया है। महाभारत की घटना आपको याद है, क्या बोला, अंधे का बेटा। अब भाई हंस दिया पूरा सभा, तो भाई महाभारत हो गया। तो उसी तरह इसको बोल दिया मोटका, अब सब आदमी दिया हंस। अब ये जो मोटका था उसको इतना गुस्सा आ गया कि फिर वो दो लोगों ने जो बोला था मोटका, उसको 10 किलोमीटर तक पीछा किया और गोली मार दिया जाके। हाँ, ये अभी 15 दिन, 10 दिन का पहले का न्यूज है। तो इसका मतलब आप लोगों को बस ये कहने का है कि अगर कोई मोटका है तो उससे बच के रहना, उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, उसमें एक मैं भी हूं। नहीं है ना, ओह माय गॉड। देखो पूरी बात समझिएगा, हाँ, तो ये सारी बातें हो गई ना इधर। अच्छा, आप लोग अभी, मुझे मैं नोटिस कर रहा हूँ क्लास में, आप लोग अभी ना पता एक भी मोटे नहीं लग रहे हो ना, इधर से ना उधर से।
नहीं मतलब ठीक है, आप थोड़ा एक दो लोग थोड़ा मान लो वो होता है कि लाइफ स्टाइल का थोड़ा इशू हो जाता है, समय पे खाना पीना उस तरह से नहीं हो पा रहा, लेकिन नॉर्मली तो वजह क्या है, ये मोटापा आता कहां से है? लाइफ में इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है लेजियर कंसेप्ट। थ्योरी क्या है? लेजियर कंसेप्ट। जब आप लोगों का नौकरी लग जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाओगे और महीना महीना का अपना सब फिक्स हो जाएगा, उसके बाद मोटापा स्टार्ट। पैसा। एक वजह क्या है इसका? पैसा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोटापा के कारण इंडिया को लॉस कितना होगा, है ना? तो इसमें हम लोग ऐसे पॉइंट डालेंगे, जीडीपी लॉस, हमारी जो जीडीपी है उसको कितना लॉस होगा, हो सकता है। तो उसमें जीडीपी लॉस, जो प्रोजेक्टेड लॉस है हमारा, या जो एस्टिमेटेड लॉस है, वो हमारा है अमाउंट में, वो अमाउंट में ऑब्वियसली बिलियन डॉलर में है, तो इसको अमाउंट है, इट्स 81.53 बिलियन डॉलर। इट्स 81.53 बिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर का लॉस है। और परसेंटेज में अगर बोलोगे तो 1.81% ऑफ द जीडीपी, ऑफ द जीडीपी। ठीक है, इतना लॉस यहां पे होता है। चलिए, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आदमी मोटापा के वजह से इकोनॉमी को कैसे लॉस होता है, ये प्रश्न आपके मन में होगा ना? तो स्टडी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो मोटापा से वो ग्रसित है, तो उसमें ना कई ऐसे बीमारी हैं जो होने की संभावना अधिक होता है ना? जैसे अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, आप लोग संसद टीवी देखते हो, उसमें देखते हो ना आप लोग तो वहां धूम ही मचा दिए हो। कमेंट सेक्शन में पूरा देखते हैं, लिखा रहता है केजीएस रिकमेंडेड बाय एसकेसी सर। अरे डाल देता अपने मन से लोग। अब ये संसद टीवी वाला भी खोज रहा होगा, भी कौन है जो मेरा व्यूअर्स बढ़ा दिया है। तो मैंने देखा था, एक स्टूडेंट ही हमको भेजा कि सर संसद टीवी वाले आपको 1 बोरा पैसा भेजेंगे। मतलब क्या हो गया भाई संसद टीवी में? अब मैं जाके देख रहा हूँ कमेंट, तो भाई गर्दा उड़ाया हुआ है सभी लोग। केजीएस फैमिली फ्रॉम केजीएस एसकेसी सर के कहने पे कौन कौन आया, ये सब समझ लो। अच्छा, होता क्या है ना कि जैसे मोटापे के वजह से कई सारी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि अब मान लो हम सब ने पढ़ा है एक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का, हम लोग जब कैपिटल पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो कैपिटल में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि भाई कैपिटल जो है, पूंजी जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है ह्यूमन कैपिटल। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी कौन है? मानव पूंजी। मानव पूंजी से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जिस देश का पॉपुलेशन जितना हेल्दी रहेगा, उस देश की डेवलपमेंट, उस देश की जीडीपी का बढ़ना उतना ज्यादा, उसके लिए उतना पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा ग्रो करेगा। नहीं, यंग पॉपुलेशन हो, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो, नहीं, ये एक वजह होता है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होगा भाई? मान लो मोटापे से लोग ग्रसित होंगे, ज्यादा बीमार पड़ेंगे, वो ज्यादा अपने काम में प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे, और उससे क्या होगा? इकोनॉमी को लॉस होगा। जस्ट थिंक कि 2050 में 44 करोड़ लोग मोटापे से ग्रसित हैं। अगर हर व्यक्ति पूरे साल में अगर 2 ही दिन छुट्टी ले लिया, मात्र 2 दिन, मोटापे की वजह से कोई उनको दिक्कत आ रहा है, स्वास्थ्य समस्या आ रही है, तो 44 करोड़ लोगों का 2 वर्किंग डेज का जोड़ दो, कितना हो जाएगा? इट्स 88 करोड़ वर्किंग डेज। कितना हो जाएगा भाई? 88 करोड़ वर्किंग डेज। और 88 करोड़ वर्किंग डेज को आप मॉनेटरी वैल्यूएशन निकाल के देखो, मुझे लगता है ये अमाउंट भी कम पड़ जाएगा, इससे ज्यादा लॉस है। और आप लोग भी इस चीज को नोटिस करिएगा, जब आप अधिकारी बन करके एक जिम्मेवारी आपके ऊपर जब आएगा, तो आपका वहां पे गवर्नमेंट, आप इसीलिए आप देखते हो कि सरकारें आपको सारी सुविधाएं देती हैं भाई, खाने की सुविधा, सुरक्षा, पानी, बिजली, आवास की सुविधा, गाड़ी क्यों दे रही है सरकार? ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहो, आपको इन सारी चीजों की चिंता नहीं रहे। तो होता क्या है कि आप अगर एक बार बीमार पड़ गए, तो भाई आपका जो जिम्मेवारी था डिपार्टमेंट का, वो सारा काम स्लो हो गया, क्योंकि आप बीमार थे। तो आप व्यक्तिगत नहीं होते हो ना, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हो, इसलिए क्या है, इससे इकोनॉमी को लॉस होता है। ठीक है, अभी आप लोग को एक चीज और है कि अभी जो आपका, जैसे अभी जो आप देखते हो अपने आप को, तो अभी मान लो पतले हो, मोटे, ये अभी अभी तो यंग एज है, अभी आपका पता नहीं शरीर कितने बार बदलेगा।
और सबसे मजेदार तो तब होता है जब लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाता है। लोग ट्रेनिंग सेंटर के बाद का अनुभव मैं बता रहा हूं। मतलब नॉर्मली लोगों को पहचान नहीं पाओगे कि हमारे मतलब पहले में इसको देखे हुए हैं, गजब का ग्लो आता है चेहरे पे, शरीर पे। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको क्या है ना, इतना बढ़िया बढ़िया, तो आपको सबसे पहले तो हेल्दी डाइट मिलता है प्रॉपर, और उसके बाद इतना वर्कआउट लोग कराते हैं आपको वहां पे कि कभी हर तरह का वर्कआउट आपको, तो लोग ना फिट एंड फाइन हो जाता है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने शरीर पे, चेहरे पे थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मौका आगे मिलने वाला है। नहीं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे क्या करता है भाई, फेस मसाज कर रहा है, तो स्क्रब कर रहा है, तो पता नहीं क्या क्या। ये तो लड़का सब तो नहीं बेचारा उतना जानता, आप लोग का लड़कियों का समस्या कि भाई ना, ये लोग पता है चेहरे का नाम भी दे देता है कि भाई ये हो रहा है स्किन में, वो हो रहा है। लड़का हम लोग का उतना टेंशन नहीं रहता है, हम लोग को है कि भाई चेहरा पे पसीना, पानी मारो और गमछा लेकर रगड़ दो, चेहरा हो गया अपना काम, नहीं हो गया, इतना सिंपल लाइफ है ना। और जहां जो लड़का को सब कुछ, जहां अब देखना अपने दोस्तों में भी, अगर उसको समझ में आने लगा कि स्क्रब होता है चेहरे को, फेस मसाज, तो समझ जाना उसका कोई महिला मित्र है जो उसको ये सब कुछ बता रही है। देखो आमतौर पे लड़का सबका ये सब होता है। जब उसके रूम में देख लो कि भैया वो खाने वाला बादाम का तेल लगा रहा है तो समझो मामला सीधा नहीं है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा नो। तो अभी आप लोगों का मौका गया नहीं है, अभी मौका आपको मिलने वाला है, आराम से उसमें। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग के सामने नेक्स्ट है, इसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, एक दो चीजें हैं उसको हम लोग देख करके खत्म करेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है, गंगा नदी के डॉल्फिनों की पहली गणना। हाँ, ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, गंगा नदी के डॉल्फिनों का पहली गणना। गंगा नदी के डॉल्फिनों का पहली गणना। हाँ, रिपोर्ट पब्लिश बाय नरेंद्र मोदी। इस रिपोर्ट को पीएम मोदी ने जारी किया था और ओकेजन था वाइल्ड लाइफ डे, वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, और उसी दिन उन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया था। इसी दिन उन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया था। डॉल्फिन के बारे में जो बातें बताई गई हैं कि डॉल्फिन का जो इसमें जो टोटल गणना हुआ है, तो इसकी संख्या इंडिया में लगभग 6000 समथिंग है। हाँ, डॉल्फिन का संख्या कितना हमारे देश में? ये जो डेटा आया है 6321 है ना, हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन कितना है? टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन इट्स 6327। हमारे देश में डॉल्फिन की संख्या टोटल कितना है? 63 इतना। इसमें से सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद असम, उसके बाद असम। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। जैसे पहला नंबर पे क्या है? यूपी, यूपी में है ये 2397, 2397। उसके बाद बिहार में है 2220, 2220, 815 और 635। ऑब्वियसली इसमें आपको ये दो याद रखना चाहिए, पहला और दूसरा। बिहार वाला थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए, बिहार वाला इसमें ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। कहाँ चला गया ये? चलो, तो इसको हम लोगों ने कर लिया। अब
बीपीएससी 70th में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 70th बीपीएससी का एक क्वेश्चन है। आप लोगों को तो पता ही है कि आप जब भी कोई प्रश्न होता है तो उसको अच्छे से थोड़ा सा देखते हो, हाँ, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रिसेंटली नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ ओपन हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना। पटना में कहाँ पे? एनआईटी घाट पे। अगर एनआईटी घाट पे घूमने जाइएगा ना तो शायद पीएमसीएस तरफ ना, एनआईटी घाट पे पीएमसीएस साइड बढ़ोगे तो वहां पे एक बोर्ड देखना लगा हुआ है। और वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले ही साल इनॉग्रेशन हुआ है और नीतीश कुमार ने खुद किया हुआ है। तो आप अलग से कहीं लिख लेना कि रिसेंटली, या फिर डायरेक्ट नाम ही लिखो ना, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लिख लो। एस्टैब्लिश्ड इन पटना लिख लो। कहाँ पे है? तो पटना में। और लिखना इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी ने। उद्घाटन किसने किया था? नीतीश कुमार ने। अच्छा, कभी ना ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भाई ये डॉल्फिन था तो डॉल्फिन को कैसे काउंट किया गया होगा, तो बड़ा चैलेंजिंग चीज है ना। डॉल्फिन को इंसानों की गिनती होती है तो आदमी जाता है घर घर में जाकर के पूछ लेता है कि भैया आपके घर में कितने लोग हैं ना। तो इसका जो काउंटिंग हुआ है ना स्टूडेंट, वो हाइड्रोफोन से हुआ है, हाँ, जलीय हाइड्रोफोन के द्वारा इसकी काउंटिंग हुई है। एक्वा हाइड्रोफोन। और पीडीएफ बंटवा दो मार्च वाली। एक्वा हाइड्रोफोन, इसको जो काउंटिंग किया गया था वो किसके माध्यम से किया गया है? जलीय हाइड्रोफोन। मेथड क्या है इसका? जलीय हाइड्रोफोन या एक्वा हाइड्रोफोन। एक्वा हाइड्रोफोन में बेसिकली क्या होता है ना कि डॉल्फिन के डॉल्फिन जो अपने तरंग जो निकालता है, जो ध्वनि निकालता है, वो उसी के बेसिस पे काउंटिंग हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आमतौर पे क्या होगा कि भाई डॉल्फिन को आप पहचानेंगे कैसे? इंडिया में बंदरों का भी गणना हुआ है, तो उसकी गणना हो रही थी, उसमें क्या होता था कि उसमें उसके कान वान में कुछ लगा दिया जाता था नंबर, ताकि दोबारा नहीं काउंट हो। तो इसमें जो टेक्निक यूज हुआ क्या है? एक्वा हाइड्रोफोन। इस फोन से जो है इसकी गणना की गई है। और सबसे ज्यादा, अच्छा एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे कि बताओ इंडिया में फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो एकमात्र है अपने पटना में। फ्रेश वाटर मतलब गंगा का नदी वहां रुका हुआ नहीं, गंगा नदी हमारा वहां पे बह रहा है, बह रही है, हाँ। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसको लिखो, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। इसके बारे में लोग यहाँ पे बात करेंगे। सिटीज कोएलिशन इंडेक्स। क्या लिखा हुआ है? C3 ना, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लिखना भारत सरकार के द्वारा, लिख लो, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया यह एक बहुराष्ट्रीय मंच है। इंग्लिश में बोलेंगे, पहले हिंदी में लिखने दो कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया यह एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है या मंच है, जो इसे लिखो। लिखना इट इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it is launched by the government of India
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आगे लिखना इट इज ए मल्टीनेशनल अलायंस, इट इज ए मल्टीनेशनल अलायंस। यह एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है। कैसा गठबंधन है ये? बहुराष्ट्रीय गठबंधन, ठीक है। और कैसा गठबंधन है ये? बहुराष्ट्रीय गठबंधन। ये लॉन्च कब हुआ था? अभी एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि इंडिया में हाल ही में एक मीटिंग हुआ जिसका नाम है 3R, और उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस, जयपुर में हुआ था, ठीक है। तो उस मीटिंग के दौरान ही इसे लॉन्च किया गया था। लिखना कि C3 इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग, ऐसे करके लिख लेना, या फिर लिख लेना कि इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग, इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग, हिंदी में थोड़ा रुक जाए, इंग्लिश में लिख दो, ड्यूरिंग एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक 3R, एशिया पैसिफिक 3R, 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस, 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस, सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस इन जयपुर, इन जयपुर। इसे हिंदी में लिख लो, इसे एशिया प्रशांत, इसे एशिया प्रशांत क्षेत्रीय 3R, इसे एशिया प्रशांत क्षेत्रीय 3R चक्रीय अर्थव्यवस्था सम्मेलन, चक्रीय अर्थव्यवस्था सम्मेलन 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था सम्मेलन जयपुर में लॉन्च किया गया था। चक्रीय अर्थव्यवस्था सम्मेलन जयपुर में लॉन्च किया गया था। अब ये है क्या भाई? तो इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखना, उद्देश्य लिखना, टू प्रमोट द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, टू प्रमोट द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। उद्देश्य लिखना अस्थाई शहरी विकास को प्रोत्साहन देना, प्रमोट द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चलिए, टू प्रमोट द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। हिंदी में लिख रहे हो कि सतत शहरी विकास को, सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। असल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना एक प्रोग्राम है, सिटीज प्रोग्राम, हाँ, CITIIS 2.0। तो ये जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट का, वो सिटीज प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट 1800 करोड़ रुपीस खर्च करेगी, और 1800 करोड़ रुपीस खर्च करके गवर्नमेंट भारत के 18 शहर ऐसे हैं, सिटीज ऐसे हैं फ्रॉम 14 स्टेट, 14 राज्यों के, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जाएगा। गवर्नमेंट का एक पहले से हमारा एक प्रोग्राम है, तो उसको भी आप मेंशन करना नेक्स्ट पॉइंट में कि सरकार सिटीज 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट अंडर सिटीज 2.0 प्रोग्राम, गवर्नमेंट अंडर सिटीज 2.0 प्रोग्राम expend 1800 crore rupees, 1800 crore rupees for 18 cities, ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रॉम 14 स्टेट। भारत सरकार 1800 करोड़ रुपए कितने राज्यों के लिए खर्च करेगी? 18 शहरों के लिए, जो 14 अलग अलग राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 14। सिटीज का फुल फॉर्म एक बार लिख लो, सिटी इन्वेस्टमेंट, जल्दी से लिखना, सिटीज लिखे है ना, उसका फुल फॉर्म लिखो जल्दी, सिटी इन्वेस्टमेंट, सिटी इन्वेस्टमेंट, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, टू इनोवेट, टू इनोवेट, कॉमा इंटीग्रेट, टू इनोवेट
उसके बाद कॉमा देकर के इंटीग्रेट एंड सस्टेन, एंड सस्टेन। इसमें आई का मतलब क्या हो गया? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इंटीग्रेट, इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत शहरों का स्टेप सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। नहीं, आज शहरों की हालत क्या है? आज भारत के आजाद हुए 75 साल अप्रोक्स, लगभग उससे ज्यादा हुए, और इतने वर्षों में शहरों की हालत खराब है? नहीं खराब है। इंडिया में डेटा कहता है कि भारत में अभी भी लगभग 70% आबादी गांवों में रह रही है। 70% आबादी कहाँ रह रहा है? गांव में। और डेवलपमेंट का एक पैरामीटर होता है रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण जितना तीव्र होगा, समझो वो देश उतना जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा है। तो भाई 70% आबादी जो है अभी भी गांव में है, तब जाके शहर की ये हालत है। तो कभी कल्पना करो कि जिस दिन ये डेटा उल्टा हो जाएगा कि 70% आबादी शहरों में रह रही, 30% गांव में, उस दिन शहरों की हालत क्या होगी? मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा शहरों के अंदर, नहीं पड़ जाएगा। और इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो एग्जिस्टिंग सिटीज है उसकी कैपेसिटी को बड़ा नहीं कर रहे हैं, और ना ही नया शहर बना रहे हैं। आपने पिछले इतने वर्षों में कभी सुना कि भारत में नए शहर का निर्माण हो रहा है? नहीं, जो है उसी में काम हो रहा है। तो शहरों के अंदर क्या हो रहा है? लोड ज्यादा बढ़ रहा है, शहरों की जो क्षमता है उससे ज्यादा लोग शहरों में आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक अंतिम इसमें आई थिंक रिपोर्ट होगा ये, हाँ ये सबसे लास्ट रिपोर्ट होगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चलिए देखिए, ये हम लोग इस रिपोर्ट के यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट, एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है यूनेस्को के द्वारा। ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड किसके द्वारा होगा? यूनेस्को। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है। रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट। मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट, ऐसा एजुकेशन जो होता है ना, शिक्षा जो होता है, उसका सबसे बेस्ट माध्यम है कि उसको, जो बच्चे या जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसको अपनी ऑन मदर टंग में मिलनी चाहिए। क्योंकि मदर टंग क्या होता है, बच्चा सबसे पहले वही सीखता है, ऐसा ना। आप लोगों की जो मदर टंग है, मातृभाषा, घर की भाषा, वो क्या है? भोजपुरी नहीं, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, जो इधर मगध क्षेत्र के हो गए, औरंगाबाद गया ना। सबसे खतरनाक ये मगही है, पता है? मगही वाला लोग नॉर्मल बात भी करेगा तो लगेगा कितना गुस्सा में है। कभी आप सुनना, नॉर्मल बात भी तुमसे प्यार से ही बात करेगा, लगेगा गुस्सा में है। अच्छा, भोजपुरी में भी इधर आपका जो थोड़ा इधर छपरा और आरा साइड का भोजपुरी जो है, वो बड़ा एकदम खतरनाक वाला टाइप से है। थोड़ा सा आप उधर बक्सर साइड उधर आगे बढ़ जाओ, मिठास है वो, नहीं। भोजपुरी इधर आरा उरा लोग बड़ा रफ लगता है कि पूरा दिक्कत कर दे रहा है। तो मदर टंग अलग अलग है ना, किसी का मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका, सबका अपना भाषा है। अच्छा, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज स्टूडेंट एक मीडियम होता है, माध्यम होता है कुछ भी सीखने का, समझने का, अपनी बातें रखने का। भाषा अच्छा और बुरा नहीं होता है। भाषा अच्छा और बुरा होता है क्या? नहीं। भाषा तो कंपेयर करने वाली चीज ही नहीं है।
लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है, ऐसा नो। और लैंग्वेज के बारे में एक रिपोर्ट आया हुआ है, रिपोर्ट कहता है कि अभी इस दुनिया में 40% ऐसी आबादी है जिसको शिक्षा जो है उसको अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल रहा है। दुनिया में कितना प्रतिशत लोग हैं जिनको अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल रहा है? 40%। अब आप मेंस में कोई आंसर राइटिंग करोगे या इंटरव्यू में अगर कुछ आपको बताना रहे लैंग्वेज संबंधित, ये बातें आपको कोट करना होगा कि रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द यूनेस्को, रिपोर्ट का नाम ये था, और उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि 40% आबादी दुनिया की ऐसी है जिसको उसको अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो अपनी भाषा में नहीं शिक्षा मिल रहा है तो इसमें दो समस्याएं। पहली समस्या कि व्यक्ति जब नया लैंग्वेज को पढ़ रहा है तो उसको तो नया लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है, और साथ में उस लैंग्वेज में नई जानकारियों को भी सीखना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात हो गई नहीं। तो ये रिपोर्ट कहता है, मतलब सोचो कि कितना अच्छा होता कि पूरा साइंस भोजपुरी में पढ़ते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कल्पना करो भोजपुरी में पढ़ रहे हो, मजा आता। मैथिली में पढ़ रहे हो। तो लैंग्वेज को लेकर के ये बात है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, उसको आप यहां नोट करोगे कि कितने प्रतिशत आबादी को मिल रहा है, 40% को ना। इसमें दो डेटा, दो आंकड़े हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये 40% को अपने लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है, और इसमें से ऊपर आपने लिख लिया तो वापस से इसको कोट नहीं करना, बस इसको नीचे ऐसे लेकर आना कि इसमें से 90% जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन अप्रोक्स, ये जो आंकड़ा है ये लगभग 25 करोड़ हो जाएगा, आर बिलोंग्स फ्रॉम, इसको आप लिख लेना कि 90% आबादी या लगभग 25 करोड़ जो पॉपुलेशन में होगा, अप्रोक्स 25 करोड़ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू लोअर और मीडियम इनकम कंट्रीज। इतना आबादी निम्न और मध्यम आय वाले देशों के हैं, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के। लो एंड मीडियम इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज से हैं। वापस से इसको समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आबादी है ना, जितना हम लोग पढ़ ले, 40% फ्रॉम दी वर्ल्ड, वर्ल्ड की कितना प्रतिशत आबादी अपनी शिक्षा नहीं ले रही है? 40%। और उस 40% में जो 90% लोग हैं ना, वो 90% लोग कहां से आते हैं? जो सबसे लो या फिर जो मीडियम इनकम वाले कंट्रीज हैं। मतलब इसमें प्रासंगिकता यह है कि भाई गरीब देशों में समस्याएं हो रही हैं, गरीब देशों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल रही। बात समझ में आ रही है ना? अभी आप देखोगे अफ्रीका जैसे देशों के अंदर जो है शिक्षा पे काम हो रहा है, लेकिन काम कैसे हो रहा है भाई? दूसरे भाषा में। अब उनको दो दो डिफिकल्टीज एक साथ सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या डेटा आपको याद रखना है कि इसमें से 90% जो पॉपुलेशन है वो निम्न या मध्यम आय वाले देशों के हैं, और ये जनसंख्या कितना है? लगभग 25 करोड़। तो सोचो 25 करोड़ लोगों को, सबसे ज्यादा ये लोग सबसे लोवेस्ट पुअर कंट्रीज में है, गरीब देशों के लोग, ठीक है। और इंडिया में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ में 3 लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अभी भारत में आपने जानकारी होगा तमिलनाडु सरकार को 2152 करोड़ रुपया मिलने वाला था, और केंद्र सरकार ने उसको होल्ड कर दिया है, रोक लगा दिया है। अब क्यों रोक लगा दिया भाई, हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कॉन्फ्लिक्ट, तो हम लोग उसके बारे में भी यहां पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें पीडीएफ लगा हुआ क्या एमसीक्यू वाला? लगा देना, किसी और को दे दो, बांट देगा। एक यहां पे रख देना बच्चे, तो टाइम ही हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग एक एक करके इसमें थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, हाँ, कुछ एमसीक्यूज। बस इतना ही था मार्च में, ठीक है। थ्योरी कितना टोटल हो गया, नंबर देखना तो। अरे थ्योरी पूछ रहा हूं। 18, 19 हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एमसीक्यूज देख लेंगे मार्च का।
मार्च का ही हमारा पार्ट 1 होगा। मार्च का कौन सा पार्ट रहने वाला है? पार्ट 1। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी एग्जाम का डेट आप लोग का आ गया है क्या? आप लोग आज से फॉर्म फिल होगा ना? आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ? आप लोग देखे खोल के? तो आप लोग का कोशिश करना ना कि पहले ही भर दीजिएगा, ठीक है? आज ही भर देना, कोशिश करना। अब जिनको पेपर्स वगैरह कुछ बनवाना होगा वो सब अपडेट कर लेना, नहीं तो खान सर कितना आंदोलन करेंगे भाई। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे उसमें होता है ना एनसीएल वगैरह जो आपको देना पड़ता है, एनसीएल हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हो गए आप में से, फाइनेंशियल ईयर का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के वो होता है, तो आपको वापस से फिर से बनाना होगा। और फॉर्म भरना रहेगा ना तो उसमें आप लोग जब जाओगे ब्लॉक में तो उसमें होता है, एक होता है इमरजेंसी कैटेगरी में भरवाना, बनवाना 2 दिन में दे देगा। क्या हुआ? 22 साल तो ठीक तो है, तो नहीं हुआ तुम लोग का? तो अच्छा 21 है ना? अब ये लोग बउआ सब हो गया है, बताओ। इन लोग का उम्र, अच्छा आप लोग में से कितने लोग को समस्या होगा? तब 20 साल हो रहा है, ओ माय गॉड। ये सब बउआ सब है। तुम लोग अभी 1 साल और वेट करो, 2 साल और, हाँ 1 साल तो इधर हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा तुम्हारा 19 हो रहा है। एक एक बात आप लोग नोटिस किए हो? अभी अभी ना, पता है एक चीज मैं बता रहा हूँ, एज का ना बड़ा अलग ही लेवल है। मतलब जनरली पहले हम लोग के समय में क्या होता था कि ना एज ना कम वाले का कम ही लगता था, ज्यादा वाले का ज्यादा लगता था। अभी इतना हो गया ना कि अब कम एज वाला भी बड़ा लगता है। अब देखते हो बच्चों को, देखिएगा 7, 8, 9 में पढ़ने वाला बच्चा को बच्चा लगता ही नहीं है वो, मासूमियत उसका चला गया, नहीं होता नहीं। अच्छा हम लोग के समय में हम लोग का होता था, थोड़ा इनोसेंट लोग होते थे। अब बच्चा को सब कुछ आ रहा है, ये मोबाइल जब से चलाना सीख गया, उसको बच्चा मत समझो, सब जानता है। तो ये लोग भी देखो अभी बोल रहा है कि सर 19 साल हुआ है, देखने में लग रहा है कि 31 साल हो गया होगा। लड़का सब, लेकिन ना ये लोग जितना बोल देता है ना कि आप लोग फिर उसका चेहरा नहीं देखते। इसको घोषित कर दिया, पता है क्या घोषित कर दिया? सर इसका शादी हो रहा है, अरे हंस भी रहा है, ये लड़ाई नहीं कर रहा है। और अभी लड़की लोग में कोई इतना बोलता है ना तो उसका 7 दिन मुंह नहीं देखती लोग। तो तुम खुश भी बहुत हो लेकिन। चलिए तो एक बार देखो क्वेश्चंस, देखो आपसे कितना बन रहा है, 1 से 10 तक में बनाओ तो। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में आप एक बार देखो कितना बनेगा, एक बार टिक लगा के देख लो, नहीं होता है तो एकदम छोटा सा टिक लगाना कि पता नहीं चलना चाहिए। सभी लोग देखना, प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक। और कितने लोगों को पीडीएफ नहीं मिला? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, एक पूरा उधर साउथ कोरिया में नहीं मिला है और इधर अफ्रीका साइड में नहीं मिला है। थोड़ा जल्दी दो जी, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, चलो शुरू कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन का शुरुआत मोदी जी के साथ। तुम लोग पीएम को तो छोड़ दो, कम से कम उनको भी रोस्ट कर देते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, हाँ ठीक लगा रहे हो? एक बार देखो पढ़ के कितना बनता है। नहीं बन रहा, एक भी नहीं बना। 1 से 10, 1 to 5। अरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। हाँ, एक बार कॉपी में अपने नोटबुक में तब तक लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ बच्चे, देखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया है?
who has participated in the bilateral meeting with the European Union Commissioner President Ursula von। तो फोटो आपको देख ही रहा है, तो किसके साथ भाग लिया है? संबंधित जो महिला है इनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर। नाम क्या इनका? उर्सुला वॉन डेर। उर्सुला वॉन डेर के बारे में सबसे पहला लाइन आपके बारे में, इनके बारे में होगा, ये जर्मन लीडर हैं, जर्मनी की नेता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इनका ये सेकेंड टर्म है। ये यूरोपियन कमीशन जो है, यूरोपियन आयोग जो है, इसमें इनका सेकेंड टर्म है, दूसरा कार्यकाल है। और ये दूसरा कार्यकाल इनका रहने वाला है 2024 से लेकर 2029 तक। इससे पहले भी यही थी। इनका जो फर्स्ट टर्म था स्टूडेंट 2019 से लेकर 2024 तक। तो एग्जाम में इतना बेसिक प्रश्न भी कई बार रहता है ना कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन किस कंट्री के लीडर हैं? तो कहां के लीडर हैं ये? जर्मनी के। जब भी आप ऐसा वर्ड पढ़ते होगे यूरोपियन कमीशन, तो आप सबको ज्ञात होगा इट्स रिप्रेजेंट यूरोपियन यूनियन से इसका संबंध है, जिसमें 27 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज, कितने देश हैं इसमें भाई? 27 देश। और उन सभी देशों के लिए कमीशन काम करता है। वो कमीशन क्या है? यूरोपियन कमीशन। और उस यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन अभी रिसेंटली इंडिया विजिट किया था इन्होंने। तो ये सारी बातें क्लियर रहेंगे ना? अब उर्सुला वॉन को भूलना है क्या? नहीं। और इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में मतलब अलग अलग परीक्षाओं रिपीटेड मोड में रहता है। इवन की कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना कि बताओ यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो हम लोग इनका नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। आप लोग सब्सिडी नोट्स जरूर बनाना। हाँ, साइड में जो 1-2 पेज का नोट्स बनाते हो जरूर बनाना, क्योंकि बाद में बहुत हेल्प होता है उससे, है ना। और पेज का बचत नहीं करना है। जैसे मैंने 1-2 लोगों का नोट्स चेक किया था, तो वो लोग क्या कर रहा है, ऐसे कर लेता है, इसमें लाइन दे दिया, ऐसे छोटा 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 लिख रहा है। मतलब अपना ही लिखा हुआ इतना कष्ट से क्यों लिखना? थोड़ा प्रयास करिए, साफ साफ लिखिए। घर वाले आपको पढ़ाई पे पैसे खर्च करेंगे, उनसे कॉपी और पेन पे, तो उनको खुशी होगा, दुख कभी नहीं होगा। क्या कहते हो? और हाँ, और आप लोग अच्छा अच्छा पेन का भी यूज करोगे। हाँ, अदरवाइज देखते हैं कि तुम लोग देखो कौन सा पेन से लिखता है। इन्वेस्टमेंट सही जगह पर करो, है ना। नेक्स्ट क्या है? सूफी संगीत समारोह का नाम है जहान खुसरो रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ है? असल इसका सिल्वर जुबली हुआ है जहान खुसरो प्रोग्राम का, इवेंट का। तो पूछ रहा है इसका कहां पे हुआ है भाई? दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है? दिल्ली में। क्योंकि ये सिल्वर जुबली है, मतलब कि 25 ईयर्स हो गया इसका। कितना वर्ष हो गया इस प्रोग्राम का? 25। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2001 में। स्टार्टेड फ्रॉम, कब से स्टार्ट हुआ है? 2001 में। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात था कि पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इनका नाम जरूर आप याद रखोगे। इनका नाम आपको यहाँ पे जानकारी में रखना है, तो जल्दी से इसको लिखोगे। कहां पर यह हुआ था आयोजन? दिल्ली में। जहान खुसरो। 25 वर्ष इस प्रोग्राम का पूरा। पहला प्रोग्राम कब हुआ है? 2001 में। और अभी हमारा 25वां कार्यक्रम था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन हुआ है दिल्ली के अंदर। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द स्पेस रेडिएशन, इस पे कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी कर दो। भारत यूएन विकास साझेदारी कोष के तहत लाओस को कितने $1 मिलियन का सहायता देगा? इंडिया लाओस को जो है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत $1 मिलियन का फंड देगा, सहायता देगा। ये सहायता हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अभी फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक फीचर्स है उसका, और वो फीचर्स है हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं हम लोग? वसुधैव। तो हम लोग पूरी दुनिया में भाई लाओस को पैसे की जरूरत है, हम लोग यूएन के थ्रू उसको $1 मिलियन प्रोवाइड करेंगे, सबका विकास हो। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बना दिया है? हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। ये हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक देख रहे हो, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और अंदर आपको दिख रहा है, पाइप के अंदर आपको ये जो दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो अंदर दिख रहा है बेसिकली एक प्रकार का ट्रेन है।
और एक इसमें है भाई इस पाइप के अंदर चल रहा है, पाइप मतलब बड़ा सा। स्टूडेंट ये ना वैक्यूम होता है इसके अंदर, और ये लगभग 1100 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के स्पीड से चल सकता है, 1100 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये अभी एक ट्रैक जो है केवल ट्रायल मोड में बना है, ये ट्रैक अभी ज्यादा लंबा नहीं है। इस ट्रैक की लंबाई है 422 मीटर। कितना मीटर अभी इसकी लंबाई है? इसकी लंबाई है 422 मीटर, और अभी ये केवल ट्रैक का जो है वो ट्रायल हो रहा है ना। आप इस 1 मिनट पर शांत हो जाना, 1 मिनट शांत हो जाना, हम इसको कर लें। लड़का तुम लोग लड़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा पता है? अभी उसको 1 मिनट भी मत लगाओ, उसको बोलो कि भाई माफ कर दो, गलती हो गया, इतना बोलने में क्या होता है? देखो, हेलो लड़के, इधर सुनो, इधर इधर आओ, इधर एक एक दोनों आ जाओ, दोनों आओ इधर, दोनों आ जाओ, दोनों आओ इधर, जल्दी आओ। हेलो दोनों इधर आ जाओ। अरे भाई तुम लोग इधर आओ, दोनों लड़के, हो गया मामला सेटल। नहीं तो तुम वहां से जो है ना उठ के इधर आ जाओ, दूर बैठो, तुम दोस्त है तुम्हारा। लड़का लोग, तुम लोग अपने आप को ऐसे, तुम लोग नहीं, हम लोग तो अभी एग्जांपल देते हैं, लोग का जो लड़ रहा है आपस में। तो ये हाइपर लूप ट्रेन कहां बना है भाई? आईआईटी मद्रास। कहां बना है? आईआईटी मद्रास में। ये बेसिकली ट्रायल ट्रैक है, मतलब ये अगर सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो हो सकता है इंडिया में ऐसा ट्रैक जो है और जगह बनाया जाएगा। कहां बना है? आईआईटी मद्रास। कितना इसका मीटर लंबाई भाई? 422। और ये कहां पे चलेगा? एकदम वैक्यूम है, ये जो पाइप आप देखते हो ना इसमें वैक्यूम है और हाई स्पीड ट्रेन चलेगा। इंडिया का सबसे हाई स्पीड ट्रेन अभी कौन सा है? वंदे भारत। वंदे भारत में गए हो, ट्रेवल किए हो? भाई नॉर्मल ट्रेन है, बस नाम का है और कुछ नहीं। हमको पता था आप लोग यही बोलने वाला। नेक्स्ट देखो, किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI की शुरुआत किया है? कौन सा, किसका शुरुआत किया इसने? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। साथियों इसका शुभारंभ किया है डेनमार्क ने। किसने किया है? डेनमार्क। दो बातें आपको यहां पे नोट करना है बच्चे, वापस में बात नहीं करो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, आप सबने पढ़ा होगा कि कार्बन न्यूट्रलिटी का सबने ईयर घोषित कर रखा है ना, सबने कार्बन शून्यता का वर्ष घोषित कर रखा है ना, कार्बन न्यूट्रल ईयर। तो जो डेनमार्क है इसने अपना कार्बन शून्यता का, कार्बन न्यूट्रलिटी का ईयर घोषित किया 2050, और भारत ने घोषित कर रखा है, जल्दी बताओ तो, 2070। हम लोग कार्बन इमिशन शून्य कब करने वाले हैं? 2070। डेनमार्क करेगा 2050, हम लोग कब करेंगे? 2070। इंडिया कार्बन उत्सर्जन शून्यता का वर्ष क्या है? टारगेट ईयर क्या है? 2070। तो डेनमार्क ना इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है कि हम लोग मिलकर इस पे काम करेंगे। तो इसीलिए इसने कौन सा अलायंस बनाया है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। किसने बनाया है? डेनमार्क। किसने बनाया भाई? डेनमार्क ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। थीम लिखा हुआ बेसिकली, इंपावरिंग इंडियन यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, डेवलप इंडिया। पूछा जा रहा है इस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मना है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनता है? 28 है। अब इसमें घटनाओं को थोड़ा रिकॉल कर लेना। आप सबने जानकारी होगा कि सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट जो है फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। तो रमन इफेक्ट की खोज हुई थी 1928 में। कब खोज हुआ है? 1928। और रमन इफेक्ट के खोज के कारण जो है 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज। तो जो नोबेल प्राइज इनको मिला था स्टूडेंट, उसी दिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा गवर्नमेंट ने 1986 में करा था। तो तीनों बातों को वापस से रिकॉल करना। रमन इफेक्ट की खोज हुआ 1928, नोबेल प्राइज 1930। भारत में मनाया जाएगा नेशनल साइंस डे, कब मनेगा ये? इसका गवर्नमेंट ने घोषणा कब किया है? 1986। और हर साल हम लोग ये दिवस कब मना रहे हैं? 28 फरवरी। कब मनाते हैं? 28 फरवरी। तो ये सारे डेट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत किया है? महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे प्रमोट किया जाए महिलाओं को,
इसका शुभारंभ किसने किया? मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ठीक है, आप आंसर बताना। उस मिनिस्टर का नाम है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। आप जल्दी से नाम बताओ। कौशल विकास मंत्री, नाम क्या है? जयंत चौधरी। नाम क्या इनका? जयंत चौधरी। ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? साथियों त्रिसेवा लिखा हुआ, त्रिसेवा मतलब भारत की तीनों सेनाएं इसमें शामिल हुई हैं, तीनों सेनाएं इस अभ्यास में शामिल हुई हैं। तो ये डेजर्ट हंट हुआ कहां? डेजर्ट हंट कहां होगा? जहां डेजर्ट है, जहां मरुस्थल है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहां हुआ इसका? जोधपुर में, राजस्थान में। ठीक है, अजमेर लिखा हुआ ना एक जगह, अजमेर जहां लिखा हुआ स्टूडेंट वहां पे आप लिखना विषाणु अभ्यास हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम रहेगा। हाँ, विषाणु एक्सरसाइज कहां हुआ है? इसमें। ये विषाणु एक्सरसाइज क्या है कि अगर कोई पैंडेमिक होता है, कोई महामारी होता है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसकी तैयारी है बेसिकली ये। तो विषाणु अभ्यास कहां हुआ भाई? तो ये हुआ है अजमेर में। ये किसने किया था? इंडियन आर्मी ने ना, कि अगर कोविड जैसा सिचुएशन देश में वापस से होगा तो हम कैसे देश को कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए कौन सा अभ्यास हुआ था? विषाणु अभ्यास, है ना। और अभी आपने कोविड के केसेस सुने होंगे, अभी इंडिया में लगभग 3,500 के आसपास कोविड के केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों को अभी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड का अभी जो प्रभाव है बहुत इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा यह है कि भाई हम लोग डरेंगे तब जब प्राइम टाइम पे चलेगा न्यूज में 2-3 दिन 4 दिन तक, तब न्यूज वाला चाहेगा तो आज ही डरा देगा। जहां गिनती स्टार्ट किया 3001, 3002, 3000, हम लोग को डरना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था नहीं? आप सबको ज्ञात होगा कि इंडिया में एक साल में रोड एक्सीडेंट का डेथ रिकॉर्ड हुआ है 1,80,000। सड़क दुर्घटना में कितने लोग मरे हैं? कोविड में हमारे देश में डेथ रेट इट्स अराउंड 2% है, 1.5 से 2% लोग केवल मरे थे कोविड में। तो हमारे यहाँ तो इतने सड़क दुर्घटना में लोग डेथ हो जाते हैं जितना कोविड में, उससे भी कम। बट कोई नहीं, मैं भी भुक्तभोगी हूं। सेकेंड कोविड में मैं भी चपेट में आ गया था। तो मतलब मैं, हाँ बिल्कुल, मुझे अपना वो दिन याद है, मुझे अपनी कंपनी को 15 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करके देना था और मैं 10 टेक लिया होऊंगा और मैं 15 सेकंड नहीं बोल पाया था। हाँ, मैं एस के चौधरी, बस 15 सेकंड बोलना था, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, प्रमोशन वीडियो था एक। अब मैं बार बार बोलना चाह रहा था, बोल ही नहीं पा, एक्चुअली उसमें सांस लेने की बड़ी दिक्कत होती है। और तब मुझे समझ में आया कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसको एहसास नहीं होता कि वो कितना धनी है, और जैसे ही बीमार हो जाओ तब पता चलेगा कि स्वस्थ रहना भी अपने आप में वेल्दी रहने से भी बड़ा चीज है। ऐसा नो? तो आप ये सोचो कि सुबह से शाम तक आपको कोई मेडिसिन नहीं खाना पड़ता है, स्मेल आप उसको सेंस कर पाते हो, भूख लगता है, नींद आता है, हंसते हो, बोलते हो, तो समझ लो कि आप करोड़पति आदमी हो, आप करोड़पति हो। और नहीं अगर ऐसा लगता है तो कभी पार्क में सुबह सुबह चल जाइएगा, वहां आपको रिटायर्ड दादाजी लोग मिलेंगे जिन्होंने अरबों रुपया बनाया, खूब संपत्ति खर्च करी, लड़के कैलिफोर्निया में, मेक्सिको में, मॉस्को में रहते हैं, और उनको हालत देखना, वो जबरदस्ती हंसते हैं, जबरदस्ती, हा 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 हा, देखो वो मतलब भाई नहीं, क्योंकि डॉक्टर लिख के दिया है कि हंसना है, वजह रहे चाहे नहीं। लेकिन हम लोगों का अभी नहीं, आप लोग यंग एज हो तो क्या करना है, हैप्पी रहना है, वही सबसे बड़ा धन है फिलहाल हमारे लिए। अंतिम प्रश्न होगा, फिर हम लोग फाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश तवरक कोष के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितना निवेश किया है? एक फंड है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड। तो पूछ रहा इस फंड के तहत इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने कितना निवेश किया है? तो इंडिया में कितना इसने निवेश किया भाई? $60 मिलियन, इतना इन्होंने भारत के अंदर निवेश किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी इस क्लास को ना यहीं पे हम लोग रखते हैं। 10 सवाल केवल हुआ है, कितने प्रश्न हुआ है? 10। 130 क्वेश्चन है, वापस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी हो गया और एमसीक्यू हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के आपको वापस से मैं कह रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना, आपका एग्जाम का डेट वेट सब हम लोगों को पता है, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सारा बन जाए। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन नहीं रखना है और क्या पढ़े और क्या पढ़े, कुछ नहीं, आपको जितने शॉर्ट्स हमने बताए उतना ही अपने लेवल पे। एक न्यूज़पेपर जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो उसको रहने देना जैसे के तैसे, क्लासेस के कंटेंट कंज्यूम करना है, मैगजीन को थोड़ा देखते रहना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।